चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं। हम AIB 18 में आए हुए क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारा बेस होगा वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम। कहां से मोटिवेटेड है? फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री? तो जो इसका आंसर है बेटा, आंसर है बी। आंसर इज बी। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्या कहता है? दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो आंसर इज क्या है बेटे? आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड। देखें, इस सीरीज में आपको कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से, उसके जो आंसर्स हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज मेंशन इन आर्टिकल 301। ठीक है। फिर कह रहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। कहां का? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो भारत के एज मेंशनड कहां है? भारत के संविधान 301 आर्टिकल के अंदर गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following writ is issued to enforce the performance of the public duties by the authorities? तो देखें, याद रखना, पब्लिक ड्यूटी, कोई व्यक्ति अपनी पब्लिक ड्यूटी को ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां रिट लगती है बेटे मैंडमस। क्या लगती है? परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है, दोबारा पढ़ लेते हैं। देखें, आप मेरे को रीडिंग करिए, सुनिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रहेगा कि इस टाइम पर मैंने ये चीज पढ़ी थी, इससे रिलेवेंट, तो ध्यान रहेगा। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है, हम आज्ञा देते हैं कि यह अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम, निचली अदालत या सरकार को उनके कानूनी कर्तव्यों को निभाने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है, जिसे वे करने में विफल रहे हैं या जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। यानी कोई सरकारी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, क्या, कौन सी रिट? मैंडमस के थ्रू। किसके द्वारा? कोर्ट में लग सकती है मैंडमस। ध्यान रखना, रिट आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, 226 हाई कोर्ट एंड आर्टिकल, और क्या 32 में कहां लगती है बेटा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चले जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैड मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ बेटा? कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 58th। क्या कह रहा है? Which of the following Constitution Amendment Act had made the provision for publishing Hindi translation of the Constitution? कौन सा अमेंडमेंट है? 58। कौन सा है बच्चों? 58। देखो लिखा है 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987। इन संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 394A जोड़ा गया है। ठीक है। यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अपने अधिकार के तहत संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करवाएं। द 58th Amendment Act of 1987 made the provision for an authoritative text of the Constitution in Hindi language and permitted its translation। चले भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving question of repugnancy? कौन सा बेटा? रेपुगेंसी बिटवीन ए सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। देखें, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार के कानून के बीच विरोध या असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो बेटा इसका है 254। आंसर क्या है? 254। तो देखिए, मुख्य विवरण इसके बारे में पढ़ लें हम लोग। कह रहा है कि अनुच्छेद 254 विरोध का सिद्धांत, यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि यदि समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, आपने पढ़ा हुआ कि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया और उन दोनों के बीच कोई असंगति यानी भेदभाव है पैदा होती है, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। क्योंकि यहां पर भारत के अंदर जो केंद्र है, केंद्र सरकार ही हेड है, राज्य सरकार की कोई नहीं है। केंद्र सरकार जब भी चाहे उनको राष्ट्रपति शासन लगा सकती है उस राज्य के अंदर।
ठीक है, कानून उर्स असंगति की सीमा तक शून्य माना जाएगा। ठीक है, देखें इंग्लिश में भी पढ़ लें। आर्टिकल 254 सॉल्यूशन, आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रेक्टोइन ऑफ द रेपुगेंसी। आपको मिल जाएगा ये 254 के अंदर आर्टिकल कौन सा बेटा, 254 के अंदर। बड़े आराम से ढूंढिएगा, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसमें, 254 में। आप बेयर एक्ट में आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi? कितना था भाई, आंसर इज सी, 15 वर्ष। कितना है बेटा, 15 वर्ष। संघ की आधिकारिक भाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए भारतीय संविधान में कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई है? देखो मैं पहले बता दूं, यह ऐसा क्वेश्चन आप बेयर एक्ट में नहीं ढूंढ पाएंगे, आसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको इसका एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर पता होगा जब ही आप निकाल पाएंगे। संघ की आधिकारिक भाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए भारतीय संविधान में कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई है? कितना ट्रांजिशन पीरियड है? तो वो क्या है बेटा, 15 वर्ष लिखा हुआ है। और देखें, अब आपको यही नहीं पता कौन से अनुच्छेद में भाषाओं से के बारे में रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 343(2) संविधान के लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय यह प्रावधान किया गया था कि अगले 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। 15 वर्ष का टाइम दिया गया था। ट्रांजिशन पीरियड कितना था, 15 वर्ष। ऐसे याद रखिए, लैंग्वेज के लिए कितना था, 15 वर्ष, इंग्लिश टू हिंदी। नेक्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ ए वर्किंग वुमेन एट हर प्लेस ऑफ वर्क। क्या बताता है भाई, sexual harassment of the working woman at her place of work may also be considered as the violation of which of the following provision of the Constitution of India। देखें, मैं आपको बार बार बड़े आराम से समझा दूं इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप याद करना चाहें तो देखें आपको मिल गया। मैं आपको बता दूं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आंसर है इसका डी यानी जी। जी मतलब गर्ल, आप गर्ल से ध्यान रखना, गर्ल मतलब महिला से रिलेटेड कार्यस्थल पर कोई उत्पीड़न वगैरह होता है तो 19(1) का जी, ठीक है, क्लॉज 1 का जी, तो इसके अंदर ये हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट आएगा ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर प्लेस ऑफ वर्क मे आल्सो बी कंसिडर्ड एज द वोलेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा वोलेशन है, आर्टिकल 19(1) का जी, ठीक है, सब क्लॉज जी। नेक्स्ट देखो, आंसर मिलेगा आपको, ये राजी, मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया, जी स्टैंड फॉर गर्ल, ये रहा, कभी भी आ जाए 19(1) का जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पिनल कोड? देखिए क्वेश्चन घुमा सकता है, ये कब आया हुआ है, AIB 18 में। वो कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता IPC के तहत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड मौजूद है। देखिए वर्तमान में तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, BNS पढ़ रहे हैं, IPC तो चली गई, क्योंकि ये IB 18 का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय पर हमारे पास कितनी पनिशमेंट थी भाई, कितनी पनिशमेंट थी बच्चों, 5 पनिशमेंट थी। आंसर इज 5, ठीक है। क्या है इसका आंसर, क्या है, IPC में कितनी थी, 5 थी। देखें नेक्स्ट, देखें मैं बता देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन। सही उत्तर क्या है उसका, 5। दी 5 पनिशमेंट आर, पहली क्या, डेथ बताई है, फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है हमारे पास, दी गई थी उसमें, फिर क्या है, इंप्रिजनमेंट विच ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, क्या क्या बेटा, रिगरस थी विद हार्ड लेबर एंड वो कहते हैं ना चक्की पीसना, वो ही है वो। सिंपल कारावास, कठिन या साधारण हो गया। फिर वो कहते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को फॉरफीचर कर लिया, या फिर जुर्माना हो गया। ये 5 थी, लेकिन अब क्या आया भाई, BNS, तो उसके बारे में भी देखो मैंने आपको बता दिया। देखो क्या कह रहा है, 6 पनिशमेंट एडेड इन BNS 2023 कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। न्यू एडिशन, ऑफेंडर्स मे बी ऑर्डर टू परफॉर्म अनपेड वर्क दैट बेनिफिट्स सोसाइटी फॉर माइनर ऑफेंसेस लाइक पेटी थेफ्ट और पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो छठी कौन सी और आ गई BNS में, देखिए इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर वो IPC के लिए पूछ ले कि कितनी सजाएं हैं, तो कितनी है भाई, 5, और BNS के अंतर्गत पूछ ले तो कितनी हो गई, 6। कौन सी नहीं ऐड हुई है, एक और क्वेश्चन बन गया। वो कहता है कि BNS में जो पहले
आईपीसी में नहीं थी, और जो अब आई है, कब आई है, बीएनएस के अंदर, कौन सी है, 6 पनिशमेंट, ये रही जी, बीएनएस 2023, कौन सी है बेटा, कम्युनिटी सर्विस। 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक उससे आपके क्या होंगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कम्युनिटी सर्विस, सड़क पे खड़ा कर दिया गया, जाओ आज पूरे दिन ट्रैफिक चलाओ, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए एक से। ए एंड जे एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर ए अम्यूजमेंट, इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग while playing fairly A hurt Z severely, which of the following offense is committed by A। देखो A और Z, पहले देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। लड़ाई लड़ रहे हैं, तलवारबाजी करते हैं, आ जाओ, तलवारबाजी शुरू कर दी। A और Z मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। तलवारबाजी के दौरान निष्पक्ष रूप से खेलते हुए A और Z को गंभीर रूप से घायल कर देता है। A जो है जेड को गंभीर रूप से घायल कर देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? क्या वो हर्ट है? नहीं है जी। क्या वो हर्ट है? नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, हाँ भाई हर्ट हो गया, उसको चोट लग गई, मार दिया उसने, पीट दिया, तो क्या हो गया, हर्ट हो गया। हत्या का प्रयास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गौर विद अपित, वो भी नहीं है। क्या है, कोई अपराध नहीं है भाई। दोनों तलवारबाजी के लिए अपने आप से तैयार हुए थे, आपको पता हो, लिखा है ना, मनोरंजन के लिए। क्या लिखा है, मनोरंजन। ये रहा मनोरंजन। मनोरंजन में उसने उसको तलवार मार दी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या, देखो आप लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे ग्रीवियस हर्ट, कि उसके सर में तलवार मार दी, ठीक है, वो बेहोश पड़ा है, कोमा में पड़ा है 6 दिन से, ठीक है, आप क्या मान लेंगे, ग्रीवियस हर्ट में चला गया, ठीक है। हत्या का प्रयास भी मान सकते हैं कि भाई शायद उसने उसके तलवार मारी है, पूरी आर पार कर दी पेट से बाहर, हत्या का प्रयास। तो आपके समय दिमाग में जो आएगा वो कर देंगे, लेकिन नहीं, आपने याद रखना है कि भाई वो मनोरंजन के लिए दोनों एग्री हुए हैं। क्या कर रहे हैं, A and Z agree to fence with each other for amusement in the course of the such fencing while playing fairly। fairly खेल रहे थे। A hurts Z severely, which of the following offense is committed by A। कौन सा हुआ है जी, कौन सा हुआ है, कोई अपराध नहीं है। देखें जी, आंसर मिला लो, कोई अपराध नहीं है, नो ऑफेंस। चले भाई नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता, ठीक है। चलें इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। उस मामले में जब हत्या की आशंका पैदा कर रहा हो, बिल्कुल है। उस मामले में जब हमला बलात्कार करने के इरादे को दर्शा रहा हो, उस मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शा रहा हो। फिर नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, उस मामले में जब हमला अप्राकृतिक काम वासना को तृप्त करने के इरादे को दर्शा रहा हो। देखो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इन केस व्हेन एन असॉल्ट, वो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट टू प्राइवेट डिफेंस कांट बी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ। आपको यह लगा कि सामने वाला अटैक करा और आपने उसको मार दिया, तो वो क्या बताता है इसके अंदर, पहला केस क्या है, इन केस व्हेन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर। आपको लग रहा है कि ये मेरा मर्डर कर देगा, तो आप उसको मार सकते हैं। फिर क्या रहा है, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, आपके साथ वो रेप कर सकता है, तब आप मार सकते हैं। लेकिन आपको पता चला कि वो असॉल्ट और रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, आपको सिंपल हर्ट कर सकता है। उसके पास कुछ नहीं है, उसने क्या किया, अपनी बाजुएं ऐसे खोली, बटन खोला और आपको मुक्का मारने के लिए, घूसे मारने के लिए तैयार हो गया, और आपने कुछ नहीं दिखा, लिया तलवार और घोंप दी उसके, ठीक है। सिंपल हर्ट करने का उसका इंटेंशन था, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की आप हत्या नहीं कर सकते। चले भाई बढ़े आगे। तो इसका जो आंसर है बच्चों, आंसर इज सी, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट। आपको यह पता चल रहा है कि वो सिंपल हर्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में आप उसको नहीं मार सकते। अंडर सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड द सेक्शन ऑफ 38 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ओनली अंडर स्पेसिफिक ग्रेव सर्कमस्टांसेस। कब हो सकती है बेटा, ग्रेव सर्कमस्टांसेस। सिंपल हार्ट डजंट मीन द थ्रेशोल्ड। एक्सप्लेनेशन ऑफ द
Options: intention of causing simple hurt. The right of private defense doesn't extend to causing death if the threat is only of simple hurt. आपको लगा है कि simple hurt मुक्का मार देगा, चांटा मार देगा. अब चांटा मारने के चक्कर में आप किसी को तलवार से रेल दोगे? नहीं. ठीक है, चलें. नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? X intentionally pulls up a woman's wheel without her consent, intending to annoy her. ठीक है, as per the Indian Penal Code, which of the following offense has he committed? X जानबूझकर एक महिला की सहमति के बिना उसे परेशान करने के इरादे से उसका घूंघट उठाता है. उदाहरण: भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो उसने क्या लगाया है बेटा? आपराधिक बल. यानी कि इसका आंसर जो है बेटा क्रिमिनल फोर्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी 8060, क्रिमिनल फोर्स अकर्स व्हेन ए पर्सन इंटेंशनली यूजेस फोर्स अगेंस्ट अनदर विदाउट कंसेंट. उसके विदाउट कंसेंट उसका घूंघट हटाया गया. इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस और विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको यहां 350 सेक्शन 350 मिल गया. क्या मिल गया बेटा? सेक्शन 350 के अंदर आता है क्या? क्रिमिनल फोर्स. क्या आता है 350 के अंदर? क्रिमिनल फोर्स. अब यहां आ गया, देखो बीएनएस के बारे में बता दिया. आपराधिक बल कहां पर है? अगर आपको याद रहे कि आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स बीएनएस में कहां दे रखा है बेटा? सेक्शन 130 के अंदर. चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं. कई बार मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, अभी आएंगे कुछ क्वेश्चन फिर बता दूं ट्रिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. What punishment of prescribed under the Indian Penal Code 1864 a person who maims any minor in order that such minor may be used for the purpose of the begging? देखिए पहले क्वेश्चन समझिए. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके वर्ड्स आपको नहीं पता होंगे, उनको समझिए. तो देखिए इसके अंदर एक मेम वर्ड है. मेम वर्ड है अपंग बनाना. क्या है? अपंग. देखिए क्या रहा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत उस व्यक्ति के लिए क्या दंड निर्धारित है जो किसी नाबालिग को उस उद्देश्य से अपंग बनाता है कि उस नाबालिग का उपयोग भीख मांगने के लिए किया जा सके. ठीक है, आपने सुना होगा. अब तो फिर भी कम है भारतवर्ष में, नहीं आज से 20-25 साल पहले जब हम छोटे थे बहुत डरते थे कि भाई कोई आपको आएगा उठा के ले जाएगा और फिर आपके अंग वंग इधर उधर काट पीट के उंगली हाथ टेढ़ा कर देगा, कुछ कर देगा और फिर आपसे भीख मंगवाएगा. ऐसा कुछ चलता था. आपस में हम लोग बच्चे आपस में डरते थे एक दूसरे से, मतलब कि बताते थे एक दूसरे को, डिस्कशन चलता था. तो क्या हुआ? अपंग बना करके भीख मंगवा रहा है. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या सजा हो सकती है? तो देखिए जी 5 वर्ष का कारावास. देखो जी ऐसा व्यक्ति जो किसी बच्चे को साथ इस तरीके का करता है, जो किसी नाबालिग को उद्देश्य से अपंग बनाता है कि उसको क्या करे, अपंग कर देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, टेढ़ा मेढ़ा कर देगा. देखो वो रोड साइड बेचारे छोटे छोटे बच्चे कई बार, तो उनसे भीख मंगाने का कार्य किया जाएगा. तो उस कंडीशन में बेटा देखो क्या कह रहा है कि इंप्रिजनमेंट फॉर ए 5 ईयर. इंप्रिजनमेंट फॉर ए 5 ईयर नहीं भाई, इसको इतना तो नहीं कि 5 साल की सजा दे दी और फाइन ले लिया. इंप्रिजनमेंट फॉर ए 7 ईयर्स नहीं, ये भी नहीं. इंप्रिजनमेंट फॉर ए लाइफ, यानी उसको आजीवन कारावास और जुर्माना होगा. समझ पा रहे हैं बात को? तो देखें इसका आंसर चेक करें बेटा. आंसर इज डी. अब देखो मैं आपको क्या बताया, कुछ को सारे क्वेश्चंस में ऐसे लाया हूं जिसमें उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि ये थोड़ा सा पढ़ा है. सही उत्तर क्या है? आजीवन कारावास और जुर्माना. सेक्शन अंडर सेक्शन 363A का सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी, एनीवन हु मेम्स परमानेंटली इंजर्स, ये सब आपको कहां मिलेगा? आईपीसी के अंदर. ब्रैकेट खोलेंगे, ए माइनर ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग दैम फॉर ई बैंगिंग इज पनिश्ड विद द imprisonment and is also liable for a fine. This is significantly more severe. बहुत सिवियर है भाई बच्चे के साथ ऐसा किया. पनिशमेंट देन सिंपल किडनैपिंग. भाई आपने सिंपल किडनैपिंग की, ठीक है, और भीख मंगवा ली, लेकिन आपने उसको अपंग कर दिया यार. कुछ तो गलत कर रहे हो तुम लोग, तो क्या ऐसे छोड़ा जाएगा? सेक्शन 363A1 which carries a sentence of up to
10 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखना अप टू कितना है इसके अंदर। अगर सिंपल करता है मोर सिवियर पनिशमेंट देन सिंपल किडनैपिंग। अगर सिंपल किडनैपिंग है तो सेक्शन क्या आ गया बेटा 363A। अगर उसने उस बच्चे को उठाया और अपंग नहीं किया और सिंपल उससे भीख मंगवाना शुरू किया तो उसके अंदर बेटा सेंटेंस जो है वो कितने साल की है 10 साल की है। लेकिन किसी बच्चे के साथ उन्होंने किया, उसको किडनैप किया और फिर उसको मेम्स मतलब क्या होता है उसका क्या कर दिया, उसको अपंग कर दिया, अपंग कर दिया और फिर उससे भीख मंगवा रहे हैं तो वहां धारा बिल्कुल बदल जाएगी। 363A का सब क्लॉज 2 आ जाएगा और उसके अंतर्गत उसको क्या होगा बेटा आजीवन कारावास। चलें नेक्स्ट, which of the following sentence is an assistant session judge authorized to pass as the code as per the code of the criminal procedure 1973। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक सहायक सत्र असिस्टेंट सेशन जज है निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश देने के लिए अधिकृत है। क्या मृत्युदंड दे सकता है, क्या मृत्युदंड दे सकता है? हाँ जी बोलो भाई, पढ़ा तो है आप लोगों ने यार। क्या मृत्युदंड दे सकता है? नहीं दे सकता है। कौन सा भाई, कौन से जज साहब हैं ये? असिस्टेंट सेशन जज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश देने के लिए अधिकृत है? तो भाई डेथ तो नहीं, उसके लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, आजीवन कारावास ये भी नहीं। ठीक है, 10 वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए कारावास। क्या होना है? 10 वर्ष से अधिक ना होने वाली अवधि के लिए कारावास, 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। ये गलत है। इसका आंसर क्या है? सेंटेंस ऑफ द इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। क्या बता रहा है? सॉरी, कि जिसकी अवधि क्या है? सेंटेंस इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 वर्ष, 10 वर्ष से ज्यादा नहीं है तो उसके लिए जो असिस्टेंट सेशन जज हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, पास कर सकते हैं, ऑथराइज हैं, इतने तक सजा दे सकते हैं। चले भाई नेक्स्ट देखें। देखो लिखा है सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। सही उत्तर 10 वर्ष से अधिक ना होने वाली अवधि के लिए कारावास। अंडर सेक्शन देखो अब फिर आ गया आर्टिकल 20 अंडर सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एन असिस्टेंट सेशन जज। आप जब उसको पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में इसी तरीके से लिखा होगा जज इज एम्पावर टू पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं दे सकता, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं दे सकते और अगर कोई टर्म 10 साल से ज्यादा है वो भी नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन अरेस्टेड बाय ए प्राइवेट पर्सन फॉर कमिटिंग ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी rearrested by a police officer if such person comes under which of the following provision। तो देखो जी, एक गैर जमानती संज्ञा अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति, निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया की कौन सी धारा के अंदर आता है। तो देखें ध्यान रखना, धारा 42 में एक प्राइवेट व्यक्ति भी, जहां तक मेरा आइडिया है, धारा 42 में एक प्राइवेट व्यक्ति भी अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको 6 घंटे तक, कितने 6 घंटे तक उसको अरेस्ट कर सकता है, फिर पुलिस बुला करके पुलिस को हैंड ओवर कर सकता है। तो अब वो कह रहा है लेकिन पुलिस अधिकारी की ड्यूटी क्या है भाई, वो किस में जाएगा? तो देखें किस में जाएगा बेटा 41 में। आपको पता होगा सेक्शन 41 में पुलिस अधिकारी उसको अरेस्ट करेगा। देखो ये राजी इसका करेक्ट आंसर इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के तहत सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा देखो 41 बिना वारंट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार को धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित है। मतलब किसमें रिप्लेस किया गया? अब तो रिप्लेस कर दिया किसमें? बीएनएसएस में। ठीक है, अब देखो बिना वारंट पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि उसने पुलिस की उपस्थिति में संज्ञा अपराध किया हो। अब ये नहीं है किसी की का रेप कर दिया और फिर कह रहा जाओ वारंट लाया है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या है कि बिना वारंट पुलिस अधिकारी उसको क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। होता ना पिक्चरों में आता वारंट लाया है, नहीं, वारंट की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू फॉर मेंटेनेंस अंडर
सेक्शन 125 ऑफ द प्रोसीजर कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखें जी क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बताता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस। वाइफ क्या है, मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। 125 ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल सीआरपीसी में क्या कह रहा है, हस्बैंड ने परज्यूम कर लिया कि मेरी लिविंग इन अडल्ट्री में रह रही है। नेक्स्ट क्या कहता है, वॉलंटरी वाइफ रिफ्यूज टू वाइफ विद हस्बैंड। अब देखो वॉलंटरी उसने क्या कहा कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अब तेरा मेरा नहीं जमेगा। अब नहीं जमेगा तो नहीं जमेगा, अब नहीं जमेगा तो फिर उस समय पर वो क्या है, पत्नी अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरी वाइफ रिफ्यूज टू लिव विद हिज हस्बैंड, तो इस कंडीशन में वो 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। देखें जी इसका आंसर, सही उत्तर बी, स्वेच्छा से पत्नी पति के साथ रहने से इनकार करती है तो क्या है, उसको मेंटेनेंस के लिए अधिकारित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 125 सब क्लोज 4 के तहत एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण का प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में रह रही हो। ठीक है, वह बिना, अब देखो वो व्यभिचार में रह रही हो तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो परज्यूम कर रहा है। अरे तेरे परज्यूम करने से थोड़ी कुछ होगा भाई। ठीक है, वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती हैं, वे पारस्परिक सहमति से अलग हो रहे हो, तो इन कंडीशन में तो एंटाइटल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आ जाओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डील्ड अंडर सेक्शन 164A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। क्या बताता है, कहता है बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा, पुलिस अधिकारी द्वारा गवाहों की उपस्थिति, कन्फेशन कथन को रिकॉर्ड करना, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना। तो बेटा 164A अगर हम देखें, 164A अगर देखें तो उसके अंदर क्या है बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। देखें जी आंसर, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164A विशेष रूप से बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा से संबंधित है। इस धारा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, सहमति, चिकित्सा परीक्षा पीड़िता की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने से में सक्षम व्यक्ति की अनुमति से की जाती है। समय सीमा, अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर पीड़िता को एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए के पास भेजा जाना चाहिए। रिपोर्ट, डॉक्टर को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसमें चोट के निशान, डीएनए सामग्री के लिए किए गए नमूने और पीड़िता की मानसिक स्थिति का विवरण शामिल होता है। धारा 164 मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृत कन्फेशन और बयानों को रिकॉर्ड करता है। देखो एक क्वेश्चन और मिल गया, 164 के अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन और बयानों को रिकॉर्ड करता है। 164 में ए में क्या है बेटा, ए में क्या आया मेरे पास, महिला से रिलेटेड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेयर एक्ट में भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सीआरपीसी में, ठीक है, आसानी से 164A पढ़ ले, निकाल लेना, मिल जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा इसमें कि विच ऑफ द दंड प्रक्रिया की संहिता, दंड प्रक्रिया की संहिता। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आसानी से नहीं मिलेंगे बेयर एक्ट में। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है बेटा, दोबारा पढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, थक गया थोड़ा सा, देखो बुढ़ापे का शरीर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ, वो कह रहा है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो देखें इसका जो आंसर है बेटा, द डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस। Which of the following is incorrect with respect to the diary of the proceeding in the investigation as per the code of criminal procedure 1973? The statement of the witness recorded during investigation shall be inserted in the diary. बिल्कुल ठीक बात है। The diary shall be duly paginated, मतलब
डायरी के पन्ने विधिवत क्रमांकित होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कैन बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर टू रिफ्रेश मेमोरी, तो जो इसका आंसर है बेटा इसका सी। क्या है इसका आंसर? सी। डायरी का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। डायरी का उपयोग, द डायरी में बी यूज्ड एज द एविडेंस। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 केस डायरी से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं: साक्ष्य के रूप में उपयोग कर रोक। ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत सारे क्वेश्चन है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग offenses may be tried summary as per the code of criminal procedure। tried summary क्या कह रहा है? धारा 260 और 261 संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल की शक्ति से संबंधित है। इसका मुख्य नियम निम्नलिखित है: 2 वर्ष तक की सजा। इसके अंदर क्या है बेटा? 2 वर्ष तक की सजा के अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की कारावास से दंडनीय नहीं है, उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक ना हो। तो बेटा जो इसका आंसर है ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। क्या है बेटा इसका आंसर? 2 वर्ष। ये वाला आंसर इज सी, ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में बी ट्राइड समरी। किसमें बेटा? ट्राइड समरी में ट्राई किया जा सकता है। ऑफेंस पनिशेबल विद द इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 वर्ष से ज्यादा का नहीं है। चले भाई आगे देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सन अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में अदालत प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी नहीं करेगी? तो देखें जी, 250 मील दूर, ध्यान रखना इसका जो आंसर है बेटा नॉट एक्सीडिंग, और सॉरी इफ डिफेंडेंट, क्या कह रहा है? इफ डिफेंडेंट, थोड़ा मोटिवेट हो। इफ डिफेंडेंट रिजाइड्स, डिफेंडेंट क्या कर रहा है बेटा? रिजाइड्स कर रहा है, कहां रह रहा है? इफ डिफेंडेंट रिजाइड्स 250 माइल्स, 200 माइल्स अवे फ्रॉम द कोर्ट, 250 मील दूर रह रहा है कहां से? कोर्ट से। इन एन एरिया हैविंग पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कोर्ट विल नॉट इशू समन फॉर ए पर्सनल अपीयरेंस के लिए जरूरत नहीं है। अगर वो कितना है भाई? इफ डिफेंडेंट कितना? 250 मील दूर रह रहा है कोर्ट से, कोर्ट के एरिया से। देखें मिला सकते हैं इसका आंसर। कह रहा है एज पर दी सीपीसी द कोर्ट जनरली इशू समन विच आर रीजनेबल डिस्टेंस। क्या होना चाहिए बेटा? रीजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए टू फैसिलिटेट पर्सनल अपीयरेंस। इफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स 250 माइल्स अवे इन एन एरिया वेयर, देखो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 250 माइल्स, डिफेंडेंट नहीं आ सकता, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अवे इन एन एरिया वेयर पब्लिक कन्वेंस इज अवेलेबल, द कोर्ट में अवॉइड इशूइंग सम्मन इशू नहीं करेगी फॉर पर्सनल अपीयरेंस ड्यू टू इम्पार्शियलिटी ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा इसका 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रिक्यूलेटेड फ्रॉम द ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट एज पर द कोड ऑफ प्रोसीजर 1908। देखें क्या बता रहा है बेटा? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को नया वाद लाने से रोक दिया जाता है? किससे रोक दिया जाता है? नया वाद लाने से। तो नया वाद मतलब देखो, अगर वो खुद ही नहीं पहुंचे, क्या कह रहा है? dismissal of the suit where summons not served in the consequence of the plaintiff's failure to pay costs। dismissal of suit because neither party appeared, कोई पार्टी नहीं आई। dismissal of suit because plaintiff didn't appear, क्या बता रहा है भाई? अगर प्लेंटिफ खुद नहीं आया है, प्लेंटिफ अगर खुद नहीं आया है, डिसमिसल ऑफ सूट बिकॉज प्लेंटिफ डिडंट अपीयर, खुद से नहीं आया। देखो दोबारा पढ़ते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, देखो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं, क्योंकि देखें ये सारे के सारे, देखिए यहां कोई एक्ट नहीं बताया। अब सीपीसी के अंदर कितना ढूंढोगे, कहां पर ढूंढोगे कि कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा 2 से 3 बार आप पढ़िए, मेहनत करिए, जब जाके वो ठीक होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को नया वाद लाने से रोक दिया जाता है? अबे भाई, जब तुम खुद ही नहीं पहुंच रहे, खुद ही नहीं, केस डालने के बाद प्लेंटिफ खुद ही नहीं पहुंच रहा, तो इस कंडीशन में क्या है? डिसमिसल ऑफ सूट बिकॉज प्लेंटिफ डिडंट अपीयर। खुद ही नहीं आया था भाई। अरे कंप्लेंट तुम्हारी है, प्लेंटिफ हो ना आप, किसी के अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया, तो भाई खुद भी तो पहुंचना पड़ेगा। बताओगे तो सही कोर्ट को, सपना थोड़ी आएगा, आपने खुद से पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम। देखिए याद रखना, ऑर्डर नंबर 9 नियम के तहत यदि कोई वाद इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि सुनवाई के समय वादी उपस्थित नहीं था, तो वादी को उसी वाद कारण पर नया वाद लाने से रोक दिया जाता। भाई पहले आपने केस डाला, उस केस पे आप आए ही नहीं, ठीक है, अब उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप दोबारा कोर्ट में आ रहे हैं कि भाई मेरे को दोबारा, ना 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 ना, घर बैठो भाई, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्सिमम may an adjournment be granted to a party during hearing of the suit as per the code of civil procedure 1908? देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि देखें, कह रहा है सिविल प्रक्रिया के 1908 के अनुसार वाद की सुनवाई के दौरान किस पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन यानी एडजर्नमेंट दिया जा सकता है। तो देखो जो एडजर्नमेंट है वो सिर्फ 3 बार, कितनी बार? 3 बार, यानी 3 टाइम्स। याद रखना है कितनी बार भाई? देखो अब ये मिल जाएगा आपको आसानी से? नहीं मिलेगा भाई, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कुछ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए। कितनी बार भाई? 3 बार। देख लेते हैं इसका आंसर। देखो जी, करेक्ट आंसर इज बी, एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 17 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू एडजर्न द हियरिंग ऑफ ए सूट इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। सफिशिएंट कॉज है, कारण है। हाउएवर द प्रोविजन to this rule explicitly states that an adjournment shall not be granted to a party more than 3 times। 3 से ज्यादा बार नहीं। अरे कहां गई, चश्मा भूल गया मैं, ये रहा, more than 3 times during the entire hearing of the suit। चलो भाई नेक्स्ट बढ़े। which of the following is not included in the word cost as provided under the code of the civil procedure? सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के तहत लागत शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अब भाई साहब क्या कह रहा है कि कॉस्ट, लागत कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट एज द प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर? द एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इनकर्ड। ठीक है भाई, जो एक्सपेंसेस हैं विटनेस के वो इनकर्ड हुए हैं, कोई बात नहीं भाई, ले लो, ठीक है। फिर क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये तो है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। फिर कह रहा है लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस, ये भी है, बिल्कुल है। अब वो कह रहा है कि एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग, नहीं। तो देखें, फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, इसका आंसर क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर नहीं आता है, प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल सीपीसी में दे रखा है, ठीक है। तो क्या है? फूडिंग। भाई आपने कहा जी मेरे को तो दाल चावल खाने जाने, राजमा चावल कोर्ट के बाहर 30 हजार के बाद, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। आपने कहा मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं अलीगढ़ से आया हूं यहाँ दिल्ली, 30 हजार, तो आपने कहा जी मुझे रहने के लिए भी दे दो, नहीं। तो क्या फूडिंग या लॉजिंग का एक्सपेंस कॉस्ट में नहीं आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ भी लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। तो देखो, एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 35 एंड द रिलेवेंट रूल्स ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लिटिगेशन प्रोसेस सच एज कोर्ट फीस, लीगल फीस, विटनेस अलाउंस, एक्सपेंसेस फॉर फूडिंग, देखो आगे ना, एक्सपेंसेस फॉर फूडिंग, एक्सपेंसेस फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग आर कंसिडर्ड पर्सनल एक्सपेंस। क्या कहे जाएंगे बेटे? वो पर्सनल एक्सपेंस है, वो कॉस्ट नहीं है। देयरफॉर दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लीगल डेफिनेशन कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर नहीं माने जाते। दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अपोजिंग पार्टी, अपोजिंग पार्टी से इसको रिकवर किया जा सकता है। चलें भाई नेक्स्ट, व्हाट पीरियड इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉर डिफेंडेंट टू एंटर एन अपीयरेंस फॉर फाइलिंग एड्रेस फॉर सर्विस of notice on him in case of a suit where summary procedure is to be applied? summary procedure applied है,
तो बेटा ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन है। सम्मन प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन, कहां है भाई इसका आंसर? आंसर क्या है बेटा इसका? कह रहा है व्हाट पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिफेंडेंट टू एंटर एन अपीयरेंस फॉर द फाइलिंग एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस हो गया ऑन हिम केस ऑफ ए सूट वेयर समरी प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड। तो बेटे इसका आंसर है जो है वो क्या है? 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग द सम्मन। 10 दिन के अंदर अगर आपको सम्मन मिल गया है तो आपने प्रोसीजर अपना लेना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अंदर दे रखा है, बता रखा है एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 37 रूल 2 सब क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन सूट वेयर समरी प्रोसीजर इज अप्लाइड द डिफेंडेंट मस्ट एंटर एन अपीयरेंस, आ जाना चाहिए भाई कोर्ट, एंड फाइल देयर एड्रेस फॉर सर्विस विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग द सम्मन। 10 दिन पहले आपने लिया तो कोर्ट में आ जाओ भाई, बुलाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। चले जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेज दैट द कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ नहीं यूज किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान यह कहता है कि पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकृति को उसके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता? तो भाई इसके लिए देखो, आपको देखो बीएनएस ये मिल गया, एविडेंस एक्ट मिल गया, एविडेंस एक्ट चेक करिए, सेक्शन आपके पास गिवन है। तो आप इसका जो आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन 25, क्या है बेटा? सेक्शन 25 में है। ठीक है, आपके अगेंस्ट उसको यूज नहीं किया जा सकता पुलिस अधिकारी के द्वारा, जो उन्होंने क्या लिया? आपका कन्फेशन लिया है। ठीक है, चेक कर लो और पढ़ लो। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन सेक्शन 25 फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स दैट नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन। चलिए भाई नेक्स्ट, अरे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? कह रहा है लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर। इसका आंसर आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा बहुत खोजने के बाद, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आंसर लगाएंगे। तो क्या बताता है भाई? Which of the following is a correct statement as per the Indian Evidence Act 1872? Leading question may be asked in cross examination. तो लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर। क्वेश्चन AIB 18 में आया हुआ है, बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आंसर क्या है बेटा इसका? बी। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन, डोंट यू थिंक द लीडिंग क्वेश्चन इस तरीके का, डोंट यू थिंक द पुलिस ऑफिस पॉलिसी इज कंप्लीटली अनफेयर? डोंट यू थिंक? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? ठीक है, क्या कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में? तो कह रहा है कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट ए पर्सन मेकिंग इट, एडमिशंस आर कंक्लूजिंग एज टू द मैटर्स एडमिटेड। तो जो इसका आंसर है, आंसर इज बी, आंसर इज बी। कह रहा है कि स्वीकारोक्तियां, एडमिशन उन मामलों के संबंध में ऋणात्मक परिणाम होती है जिन्हें स्वीकार किया गया है। तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्या है? इनकरेक्ट आंसर है। तो इनकरेक्ट क्या है? एडमिशन आर, ये सारे के सारे ठीक है, तो ये बी क्या है? ठीक है, यानी आंसर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे हिसाब से कौन सी है? एडमिशन आर कंक्लूजिंग एज टू द मैटर्स एडमिटेड। ठीक है, चले भाई आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। चलो और आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है भाई, समय लगेगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर 1908? आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन,
लोक अदालत और नेगोशिएशन। सिविल प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? एडीआर नहीं है। तो क्या नहीं है बेटा? नेगोशिएशन है, ये नहीं। कहां नहीं है? सीपीसी में। सीपीसी में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट को सुलझाने का नहीं है, वो क्या है बेटा? नेगोशिएशन। क्या है? नेगोशिएशन। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत लंबा है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत? ठीक है, देखें आगे बढ़ते हैं। तो देखें लोक अदालत क्या है? नो कोर्ट फी इज रिक्वायर्ड इन लोक अदालत। बिल्कुल भाई, फीस तो लगती है। ठीक है, लोक अदालत में फीस लगती है, बिल्कुल लगती है भाई। ठीक है, फिर कह रहा है अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड डिक्री, बिल्कुल ठीक बात है। नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड, बिल्कुल है। लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ये बात बिल्कुल ही गलत है। लोक अदालत के अंदर सिविल और क्रिमिनल मैटर सुने जाते हैं क्या? नहीं सुने जाते। ठीक है, ये यानी इसके मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? बी। उसने क्या किया है? ऊपर क्या बोला है उसने? लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है वो कौन सा है? बी। यानी आंसर क्या है? मैंने काट दिए और सही भी सारे कर दिए, कोई बात नहीं। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामलों को निपटा सकती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलें। When may two person be said to be related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act 1950? हाफ ब्लड क्या? ठीक है, तो इसको एक बार हाफ ब्लड को पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाफ ब्लड क्या है? देखें हाफ ब्लड क्या होता है बेटा? हिंदू विवाह अधिनियम 1900, देखो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हाफ ब्लड क्या है? हाफ ब्लड में क्या बता रहा है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 सब जी के अनुसार अर्ध रक्त यानी हाफ ब्लड दो व्यक्तियों को अर्ध रक्त यानी क्या कहते हैं? अर्ध रक्त कहते हैं इसे हिंदी में, से संबंधित तब कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज, क्या कह रहा है बेटा? उनके एंसेस्टर्स के वंशज हो, एक ही पूर्वज के एंसेस्टर हो, लेकिन उनकी पत्नियां अलग अलग हो। सरल शब्दों में जब पिता एक ही हो लेकिन माताएं अलग अलग हो, तो क्या हो गए वो? मतलब पिता एक ही है, ठीक है, पिता एक ही है और मदर क्या है? अलग अलग है, तो उसके अंदर क्या कहेंगे उनको? हाफ ब्लड। ध्यान से सुनना, कह रहा है अर्ध रक्त दो व्यक्तियों को अर्ध रक्त से संबंधित तब कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज हो, एक ही मतलब वंशज उनके एक ही हो, लेकिन उनकी पत्नियां अलग अलग हो। सरल शब्दों में जब पिता एक ही हो, सीधी सी बात, क्या हो? पिता एक ही हो लेकिन माताएं अलग अलग हो। सपोज करिए एक ए था, ठीक है, उसकी शादी हुई बी से, बी के और बी के बच्चा था सी। क्या नाम था बेटा? सी। बी की हो गई डेथ, ए जो थे फादर थे इनके, ठीक है, मदर थी, इसने डी से और शादी कर ली, जो डी के जो पुत्र हुआ ई हुआ, तो ये सी और ई ये क्या हो गए बच्चों? हाफ ब्लड हो गए, क्योंकि पिता जो थे वो सेम थे। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण रक्त फुल ब्लड जब पिता और माता दोनों एक ही, ठीक है। गर्भाशय रक्त जब माता एक ही और लेकिन पति वो भाई पति अलग अलग हो। यूटेराइन ब्लड यानी गर्भाशय रक्त क्या है? जब माता एक ही हो लेकिन इसका उल्टा कर दो, उधर पिता था उधर माता हो गया, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आंसर तो पढ़ी लो भाई, आंसर इज बी, व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय ए डिफरेंट वाइफ। चले, which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per the Hindu Marriage Act? ठीक है, क्या कहता है? which of the following is generally not considered as a valid condition for a valid condition नहीं है। The parties should not have a spouse living at the time of the marriage. The parties should be within the degree of the prohibition of relation. The parties should not be subpoenas of the each other. The parties should not be suffering from epilepsy.
एपिलेप्सी होता है मिर्गी। क्या होता है? मिर्गी से पीड़ित नहीं है। तो जो इसका आंसर है बेटा, आंसर है बच्चों, मेरे भाइयों, आंसर इज डी। आंसर इज डी, द पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड कंडीशन। ये वैलिड कंडीशन नहीं है फॉर ए हिंदू मैरिज एज पर दी। ये सारी की सारी वैलिड कंडीशन है, ठीक है। एबीसी क्या है? वैलिड कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें से ये वैलिड कंडीशन नहीं है। चले भाई आगे देखते हैं, इसमें बता देगा वो। आंसर डी, द पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम दी एपिलेप्सी। द हिंदू मैरिज एक्ट प्रीवियसली कंसिडर्ड एपिलेप्सी एज ए disqualification of marriage, however this condition was later removed as a requirement, so it is no longer a valid condition under the act। इस एक्ट में नहीं है। चले, what is the meaning of the बातिल? what is the meaning of the बातिल मैरिज in the मुस्लिम लॉ? देखो बातिल मैरिज क्या है? void। क्या है? कौन सी मैरिज है भाई? void मैरिज। कौन सी मैरिज? void। बातिल मतलब बाती खत्म, ऐसा समझ लो। बाती खत्म मतलब void मैरिज। तो इसका आंसर क्या है भाई? आंसर इज बी, यानी कौन सी मैरिज? void मैरिज। कौन सी मैरिज? void मैरिज। कहता है कि मुस्लिम कानून में बातिल विवाह का क्या अर्थ है? तो क्या है वो? void है, स्टार्टिंग से ही void है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार और एक्सप्लेनेशन 2 मिनट का। करेक्ट आंसर बी, void मैरिज इन मुस्लिम लॉ। बातिल मैरिज रेफर्स टू ए void मैरिज मीनिंग इट इज नल एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। फ्रॉम द आउटेस्ट such a marriage doesn't create any marital rights or obligation between the parties in Muslim law। batil signifies the marriages that is legally void and holds no validity। क्या है? उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। what is a contract? ठीक है, what is a contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power of delegated her called under the Muslim law। ठीक है, वो क्या कहता है कि मुस्लिम कानून के तहत विवाह का वह अनुबंध जिस पत्नी को सौंपी गई शक्ति के तहत उसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो तलाक तफवीज कहां पर है? ढूंढ लीजिए तलाक तफवीज। तो आंसर क्या है बेटा इसका? सी, तलाक तफवीज। ये राजी, इसका आंसर क्या है? सी, यानी म्यूचुअली, मतलब सॉरी, यानी पत्नी को अधिकार है। क्या है? पत्नी को अधिकार है क्या? तलाक लेने का मुस्लिम कानून के तहत विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी को सौंपी गई शक्ति के तहत उसके द्वारा भंग किया जा सकता है। लेकिन ये भी क्या होता है? म्यूचुअली होता है। देख लो, पढ़ लेते हैं एक बार। तलाक तफवीज उस प्रत्यायोजित तलाक भी कहा जाता है जिसमें पत्नी अपनी तलाक देने की शक्ति को पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है। यह व्यक्ति विवाह के समय, निकाहनामा या विवाह के बाद दी जा सकती है। यदि पत्नी कुछ शर्तों का उल्लंघन यदि पति उल्लंघन करता है तो पत्नी इस शक्ति का उपयोग कर स्वयं को तलाक दे सकती है, अपने आप से भी तलाक ले सकती है। किसमें आएगा भाई? तलाक तफवीज इन मुस्लिम लॉ। तलाक तफवीज रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ डिवोर्स वेयर द हस्बैंड डेलीगेट्स द पावर। हस्बैंड क्या है? डेलीगेट्स करता है, पावर देता है। किसको? पत्नी को। तलाक टू हिज वाइफ अलाउइंग हर टू डिसॉल्व द मैरिज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये राजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टेड डॉटर फॉर ए वैलिड अडॉप्शन। वैलिड अडॉप्शन के लिए कितनी एज होनी चाहिए भाई? याद रखना 21 वर्ष। What should be the age difference between the adoptive father and his adopted daughter for a valid adoption? Valid adoption के लिए कितने? 21 वर्ष का अंतर होना बहुत आवश्यक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है HAMA में हमा में क्या लिखा हुआ है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार दत्तक ग्रहण की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। ठीक है, यदि कोई पुरुष किसी पुत्री को गोद लेना चाहता है तो दत्तक पिता और पुत्री के बीच कम से कम 21 वर्ष का आयु अंतर होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई महिला किसी पुत्र को गोद लेना चाहती है तो दत्तक माता और पुत्र के बीच की भी कम से कम 21 वर्ष की आयु अंतर होना चाहिए। यह प्रावधान मुख्य रूप से सुरक्षा और नैतिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, सुरक्षा को लेकर के बनाया गया। कितना? अगर पुरुष कोई
किसको, बिटिया को अगर गोद ले रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21। अगर कोई माता बहन है और किसी पुत्र को अगर अडॉप्शन में आ रही है तो वो भी कितना, 21 वर्ष है। अगेंस्ट, अब देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए PIL कांट बी फाइल्ड। ओहो, क्या कह रहे हैं, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि PIL फाइल नहीं की जा सकती है। तो क्या है भाई, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकते हो, अगेंस्ट दी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दो भाई, म्युनिसिपल पार्टी के अगेंस्ट कर दो भाई, सफाई नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, दिल्ली में तो हाल खराब कर रखे हैं इन्होंने, जगह जगह कूड़ा कूड़ा कूड़ा। अगेंस्ट ए प्राइवेट पार्टी, ये आंसर आएगा, इसका आंसर इज सी, आंसर इज सी। चलो भाई चेक कर लो, किसी निजी पक्ष के विरुद्ध आप PIL नहीं ला सकते। ठीक है, जनहित याचिका के कुछ संबंध महत्वपूर्ण कानून बिंदु इस प्रकार हैं। ठीक है, इन द लाइट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, इन द लाइट ऑफ द गाइडेंस ऑफ द इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ए PIL कांट बी एंटरटेन बाय द कोर्ट। ठीक है, तो भाई PIL एंटरटेन नहीं की जाएगी, बॉन्डेड लेबल मैटर्स, ठीक है भाई ले लेंगे, पिटीशन फॉर जेल फॉर प्रीमैच्योर रिलीज, मैटर्स फॉर पर्टेनिंग टू नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, पिटीशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग रजिस्टर ए केस। ठीक है जी, देखो इन सब के अगेंस्ट ले लेंगे, लेकिन पिटीशन फॉर जेल फॉर प्रीमैच्योर रिलीज, आपने कहा कि मुझे जल्दी छोड़ दिया जाए, इसके लिए PIL लगा दो भाई, जो सजा है वो तो पूरी करो ना। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा इसका, आंसर है बी, समय से पूर्व रिहाई के लिए जेल से भेजी गई याचिका PIL में काउंट एंटरटेन नहीं होगी। लिखा है, इन द लाइट ऑफ गाइडेंस ऑफ द इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी है, इंडिया ऑन विच द फॉलोइंग इशू ए PIL कांट बी एंटरटेन बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा PIL एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समय से पूर्व रिहाई के लिए जेल से भेजी गई याचिका, आप जेल में बैठे और कहो जी मुझे जल्दी छोड़ दिया जा रहा है, कैसे छोड़ेगा भाई, भारतीय कानून है। चले आगे बढ़ते हैं, व्हाट पेनल्टी इज प्रेस्क्राइब फॉर द पर्सन लीगली इल्लीगली प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स अंडर द एडवोकेट एक्ट, एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत, और वो क्या है, इल्लीगली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरे हिसाब से 6 महीने तक का कारावास करा दो उन्हें। क्या कहता है एडवोकेट एक्ट, क्या कहता है भाई, बी पॉइंट, क्या कौन सा, ये राजी 6 महीने, कौन सा भाई, इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, कितना साल, इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। अगर इलीगली आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट नहीं है और प्रैक्टिस करने पहुंच गए कोर्ट में, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं। लिखा हुआ है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 इस विषय में दंडात्मक प्रावधान करती है, अवैध अभ्यास, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत वकील के रूप में नामांकित नहीं है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष कानून का अभ्यास करता है, तो वह दंड का पात्र है। भाई साहब चले मत जाना ब्लैक कोट पहन करके और वो बोर्ड लगा करके बैंड। धारा 45 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। ठीक है, एडवोकेट एक्ट में दे रखा है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्ट्स एज ए appellant authority against the order made by the disciplinary committee of the bar council of India। ठीक है, क्या कहता है, which of the following authority act as a appellant authority against the order made by the disciplinary committee of the bar council of India। तो मैं आपको बता दूं तो भाई साहब सबसे ऊपर कौन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। कौन है भाई, क्या कह रहा है, भारत, which of the following authority act as an appellant authority against the order made by the disciplinary committee of the bar council of India। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, डिसिप्लिनरी कमेटी ने आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए हैं, तो हाई जो है वो क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के अपील कर सकते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट सर्व्स एज द फाइनल appellant authority for disciplinary matter involving advocates in India। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए वन पर्सन कंपनी OPC विल मैंडेटरीली गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो बी, इन केस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन OPC exceeds
50 लाख। अगर उसकी ओपीसी की शेयर कैपिटल कितनी जाती है बेटा? 50 लाख। कितनी जाती है बेटे? 50 लाख। तो ये रहा इसका आंसर। तो इन केस ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल अगर ओपीसी की 50 लाख से ऊपर है तो भाई इसको कन्वर्ट कर लो, पहले बता रहा हूं, फिर मत कहना घुमाने नहीं ले आते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए पर्सन कंपनी विल मैंडेटरी गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो आपकी अगर ये जा रही है तो भाई साहब देख लेना, फिर मत कहना घुमाने नहीं ले जाते। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट भी ले जाना साथ में। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड? मिनिमम नंबर्स कितने? मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड पब्लिक कंपनी एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 कितने होने चाहिए भाई? मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्स फॉर ए पब्लिक कंपनी एज पर दी कंपनीज एक्ट? देखिए कंपनीज एक्ट बोले 2013, देखो हम कॉमर्स भी पढ़ाते थे तो ध्यान है, तो कम से कम कितने कितने? 3 लोग। आंसर इज बी। आंसर इज बी। कितने भाई? कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी? कम से कम एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2। चलो आगे एक और बार पढ़वा देते हैं। देखो लिखो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके, देखो साथ साथ। करेक्ट आंसर इज बी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 149 सब क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, अभी पीछे बताया। ओपीसी के लिए तो 1 चाहिए, ओपी अकेला ही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स इन द कंपनी कैन बी 15। किसमें? 15, विच कैन बी इंक्रीज फर्दर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। पास करके 15 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी कैन बी 15। ठीक है, कितनी हो सकती है बेटे मैक्सिमम? अगर वो पूछ ले तो डायरेक्टर कितने? 15। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़ गए। चलो, विच व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। देखो जी, अब देखिए एडवोकेट एक्ट भी कब आया? 1961 में। और मैटरनिटी एक्ट भी कब आया? 1961 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया? 1961 में। आप इसको भी याद कर सकते हो कब आया भाई। चल जाए, पेन चलता नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है इसे। ठीक है, तो कब आया भाई? 1961 में। तो देखें तो उसके लिए क्या बताया उसने भाई साहब? कितने दिन? क्वेश्चन नंबर 39, 26 वीक। क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट की अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर कितने हफ्ते? 26 वीक। ध्यान रखना कितने वीक? 26 वीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये लिखा है भाई, पढ़ लेना ध्यान से। फॉर द ड्यूरेशन फॉर ए वुमेन, फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज ए वुमेन एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस फॉर ट्यूबटॉमी ऑपरेशंस एज पर दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार एक महिला नसबंदी ऑपरेशन के लिए कितने समय की स्वैतनिक छुट्टी की हकदार है? लीव विद वेजेस। लीव विद वेजेस मतलब छुट्टी पे रहेंगी लेकिन वेजेस मिलेंगे। तो भाई साहब इसका जो आंसर है वो क्या है? ए। कितने? 2 वीक। कितने वीक है बेटा? 2 वीक। कितने वीक है? 2 वीक के लिए। ठीक है, ध्यान रखना आंसर इज बी, ए, 2 वीक के लिए। ठीक है, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ए वुमन इज एंटाइटल्ड टू ए पेड लीव फॉर ए 2 वीक फॉर द अंडरगोइंग ए ट्यूबटॉमी ऑपरेशंस। The maternity benefit act provides specific post operative leave entitled to support women's health को सपोर्ट करने के लिए 2 हफ्ते का। चलें आगे बढ़ते हैं। What should be the minimum number of worker originally employed in any factory for the having at least one canteen in the factory as per the Factories Act? देखो जी, अगर 250 वर्कर अगर आपके पास हैं, कितने वर्कर बता रहे हैं? 250 वर्कर अगर आपके पास हैं तो भाई साहब एक काम करो, जो एक्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनली एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री फॉर हैविंग एटलीस्ट 1 कैंटीन दी फैक्ट्री एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट। कितने होने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? कम से कम अगर 250 है तो भाई कैंटीन बना लो, समोसे बनाओ, जल्दी जल्दी, हम भी आ रहे हैं फिर। चलो नेक्स्ट देखो, द ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैक्सिम बाय डैमनम सिने इंजूरिया। देख लीजिए,
डैमनम सिने इंजूरिया सबको याद होगा, पीछे पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी, लिटरल मीनिंग डैमेजेस विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट, ये पढ़ा होगा आपने, दोबारा पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के मैक्सिम आते हैं, मैक्सिम्स का ध्यान रखिएगा। मैक्सिम्स की एक वीडियो और मैं आपको दे दूंगा, उसमें आराम से पढ़ लेना। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ए पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट फॉर ऑफ इंडिया इन एनी previous year if he had been in India for a period for a following number of the days in the previous year। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, ये तो मुझे पता है क्योंकि इनकम टैक्स मैंने पढ़ी थी बीकॉम सेकंड ईयर में, तो वहां था 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इसका आंसर क्या है, कम से कम वो भारत में 182 दिन रहा हो। एक कंडीशन और होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। चलो जी, क्योंकि मेरा आंसर यही खत्म हो गया। लिखा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 a person is considered a resident if they are in India for at least 182 days in a given financial year, ठीक है। the 182 days rule is key criterion for the determination of उसकी रेजिडेंसी के लिए हम उसको तैयार करते हैं। चले फिर क्या है, which of the following is not a negotiable instrument as per the negotiable instrument act 1981। तो इसमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है भाई, हुंडी। क्या है आंसर इज बी। देखें इसके अंदर प्रोमिसरी नोट, ये रहा, हुंडी नहीं है, ठीक है। आंसर इज, देखो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ये चेक, ये एक ही प्रकार है, तीनों चीज एक ही प्रकार है। जो बिल्कुल अलग है वो क्या है, हुंडी। तो आंसर इज बी, हुंडी। चले भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 3 4 क्वेश्चन रह गए, मुझे भूख लगी है, आगे बढ़ते हैं। देखें इन द लाइट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एट द व्हाट रेट इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई साहब मुझे जहां तक याद आ रहा है इसका आंसर है 18%। कितना है, 18%। इन द लाइट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एट द व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन। नहीं मेंशन है तो भाई याद रखना कितना है, 18%। लाइट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लेके चले जाना भाई साहब, आया ना क्वेश्चन एक, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज इन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत छोटी पतली सी बुक है, ले जाना, ज्यादा भारी नहीं है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन ऑन दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं है तो कितना है जी, 18%। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, अरे नेक्स्ट हो गया। इमेजिन एन IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can be team used to show that the clothes are made by them? ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या किया है भाई, कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम, देखो मैच होने वाला है संडे को, पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैच मत देखने लग जाना, नहीं फिर दोबारा 3500 भरने पड़ेंगे, फिर मत कहना बताया नहीं था सर ने, ठीक है। इमेजिन, क्योंकि फाइनल मैच सभी लोग देखते हैं। Imagine an IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? तो उन्होंने क्या किया है बेटा, वो क्या किया उन्होंने, ट्रेडमार्क। क्या किया है, ट्रेडमार्क। कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी बनाती है। टीम यह दिखाने के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकती है कि कपड़े उसके द्वारा बनाए गए हैं। तो पेटेंट में नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है, पंजीकृत डिजाइन नहीं है, तो वो क्या होता है बेटा जी, ट्रेडमार्क। क्या होता है, ट्रेडमार्क। दोबारा दिखा देता हूं, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर। देखिए ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कितना साल, आप लोग बता दो भाई, कोई एक तो बता दो, एक सवाल। कितना जी, 20 वर्ष। कितना होता है जी, 20 वर्ष। कितना है, 20 वर्ष। देख लीजिए, करेक्ट आंसर इज बी, 20 years। इन मोस्ट jurisdiction included India, a patent typically lasts for 20 years from the date of filing. The period provides exclusive right, exclusive, अरे भाई साहब खुला ही नहीं, मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं। exclusive rights to the patents holder after which of the intervention becomes public domain. Patents generally provides a 20 years protection। आप ज्यादा नहीं जाओ, कितने वर्ष, 20 वर्ष। आगे कुछ है क्या, नहीं है भाई, आगे खाली पेज है, ठीक है। तो देखिए हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आज, 47 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और 47 में मैं मानता हूं कि 150 क्वेश्चन कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन थे, और जिसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जब आप डायरेक्ट लेकर के एग्जाम में जाएंगे, कुछ टिप्स हैं, ले लीजिए।
फ्री है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जो बेयर एक्ट है, देखिए पहली बार जा रहे होंगे तो बड़ा दिक्कत होती है उसको होल्ड करना, ठीक है। कुछ ऐसी पन्नी, हैवी पन्नी ले लीजिए, इवन मैं तो कहूँ एक पेटी ले लो छोटी सी गत्ते वाली, जिसमें आप इजीली होल्ड करके उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कई बार मैंने खुद भी देखा लास्ट ईयर एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स जब जा रहे थे तो क्या हो रहा था, वो बुक्स कई बार उनके हाथ से छूट रही थी, क्योंकि 24 बुक्स हैं, 24-25 बेयर एक्ट्स हैं और वो बहुत पतले पतले, कोई मोटे छोटे इस तरीके के हैं, तो गिर भी जाते हैं, ठीक है। पता लगे 4 तो तुम पीछे छोड़े आए, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ा है, 10 तो गए, ठीक है, 10 नंबर तो चले गए, फिर कहां से ढूंढोगे, फिर किसी से थोड़ी कैरी कर लोगे एग्जाम टाइम में। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको इस तरीके से व्यवस्थित करके लेके जाए बेयर एक्ट को, ताकि आप आसानी से वहां पर पहुंचा सकें। क्योंकि देखो सबके पास गाड़ी घोड़ा तो नहीं है, कुछ लोग मेट्रो से जाएंगे, कुछ बस से जाएंगे, कुछ क्या क्या ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से अपने बेयर एक्ट्स को बहुत ध्यान से, ये समझ लो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी एसेट है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें मैं आपको लैंडमार्क केसेस के बारे में आपको बताऊंगा जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आज हमने AIB 18 के क्वेश्चंस को किया है, 47 क्वेश्चंस किए हैं। मैं फिर भी मान रहा हूं 150 क्वेश्चन की, 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि उसके साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको और कुछ लेकर आएंगे आपको लिए बढ़िया सा, मैक्सिम्स लेकर आएंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स लेकर आएंगे, फिर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।